अब तक उद्धव ठाकरे के पीछे पीछे चलने वाली कांग्रेस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे विधान परिषद के निर्विरोध सदस्य बने, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं, इसलिए उसने साफ कर दिया कि वो 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब अगर उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें 1 सीट की कुर्बानी देनी ही होगी, क्योंकि कांग्रेस के ताजा रुख से साफ है कि विधान परिषद के चुनाव को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना संकट काफी गहरा गया है, मगर इस संकट के बीच भी विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर राजी नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी की ओर से 6 उम्मीदवार मैदान में हो जाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। राज्य में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में मतदान जरूरी हो जाएगा। राज्य में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 11 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 21 मई को मतदान की तारीख तय की गई है और 26 मई से पूर्व नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए 28 मई से पहले सदन का सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो उनकी कुर्सी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। 28 मई को मुख्यमंत्री के रूप में उनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और अभी तक वे विधानसभा या विधान परिषद में से किसी के भी सदस्य नहीं हैं। मतदान की स्थिति में छोटे दलों व निर्दलियों का भाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में तो विशेष परिस्थितियों के कारण चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, मगर राज्यसभा की 18 सीटों और विधान परिषद में बिहार की 17 और उत्तर प्रदेश की 11 सीटों का चुनाव जून से पहले संभव नहीं माना जा रहा। कोरोना संकट के कारण चुनाव आयोग ने गत 3 अप्रैल को इन सभी सीटों के लिए चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए थे। माना जा रहा है कि राज्यसभा और बिहार व उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सीटों के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के कारण इन चुनावों में ज्यादा समय लगने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों और बिहार विधान परिषद की 17 सीटें 6 मई को रिक्त हुई हैं, जबकि राज्यसभा की 11 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया के बाद मतदान नहीं हो सका है। सोनिया गांधी और कांग्रेस को बेचैन करने वाली ये खबर है कि उसके एक राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना के संकट से निपटने के लिए तमाम स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस दल एक अलग ही किस्म की समस्या से निपट रहा है। जैसे ही ये खबर आई कि कांग्रेस के एक बड़े नेता बीजेपी जाने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही हड़कंप मच गया। सिंधिया की मारी कांग्रेस बेचैन हो गई। पता चला कि जिस नेता के बीजेपी में जाने की बात हो रही है वो और कोई नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं। पिछले दिनों कांग्रेस से कई मुद्दों पर अपनी असहमति जता चुके सिंघवी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो पार्टी लाइन की बंधनों में नहीं बनते हैं और कई मौकों पर वे खुलकर पीएम मोदी के कामकाज की तारीफ भी कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस और खुद सिंघवी ने भी इस बात को कोरी अफवाह करार दिया और ऐसी किसी भी बात से साफ इनकार किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को लेकर कई सारे ट्वीट भी किए हैं। अपने हर ट्वीट में उन्होंने इस बात को गॉसिप ठहराने की कोशिश की है। इसी क्रम में उन्होंने एक शायरी भी ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि हमारी अफवाह के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। एक अन्य ट्वीट में सिंघवी ने लिखा कि कागज के पन्नों पर लिखा कुछ और नहीं है, ये जो दिख रहा है वही है, हुआ कुछ नहीं है। ऐसे ही एक ट्वीट में सिंघवी लिखते हैं कि अफवाह थी कि मैं बीमार हूं, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। सिंघवी की तरह ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस बात का खंडन किया है। सिंघवी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले हैं। सुरजेवाला ने इस बाबत एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सूचना के इन स्रोतों का उद्देश्य प्रतिष्ठाओं को धूमिल करने का है। हम उन्हें उस अवमानना के साथ खारिज करते हैं जिसके वे हकदार हैं। लेकिन सियासत की ये खासियत है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। सुरजेवाला से लेकर सोनिया गांधी तक इस बात को वे अच्छे से जानते हैं। राशन चोरी के आरोप सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार पर ही नहीं लगे। इस लिस्ट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार का नाम भी है, जिसने अप्रैल में केंद्र की तरफ से दिए गए राशन का महज 1% ही जनता में बांटा। पश्चिम बंगाल में तो राशन का महा घोटाला हुआ है, वहां लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार सारे मामले को दबाए बैठी है। अब तक केजरीवाल टीवी कैमरे के सामने कई बार ये बता चुके हैं कि इतने लाख लोगों को अनाज दे दिया, इतनों को राशन, लेकिन जब पोल खुली तो पता चला कि केजरीवाल सरकार ने अप्रैल माह से महज 12,600 लोगों को ही राशन बांटा। इस मामले का खुलासा केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के एक ट्वीट से हुआ।
उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से सभी राज्यों को आवंटित किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्नों की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य को कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया और उसने कितना खाद्यान्न अब तक लाभार्थियों को वितरित किया है। इसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए कहा, अभी तक दिल्ली में अप्रैल माह के लिए आवंटित खाद्यान्न में सिर्फ 1% ही राशन वितरित किया गया। यही नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खाद्यान्न वितरण में तेजी लाने के लिए कहा है ताकि हर जन तक भोजन पहुंच सके। पासवान के इस ट्वीट के बाद हैशटैग राशन खा गया केजरीवाल तेजी से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ट्वीट कर रामविलास पासवान ने लिखा कि दिल्ली को अप्रैल के लिए 36,367 टन अनाज आवंटित किया गया, जिसमें से 1% से भी कम 12,600 लाभार्थियों को 63 टन अनाज बांटा गया। जिसके बाद ट्विटर पर हैशटैग राशन खा गया केजरीवाल ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कुछ वीडियोस डाले गए हैं और लोग बता रहे हैं कि वो रोजाना स्कूल्स पर ई कूपन लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन राशन नहीं मिल रहा। यही नहीं, केजरीवाल द्वारा कोरोना किट पर भाजपा के नेता कपिल शर्मा ने ट्वीट किया है कि उनका कहना है केजरीवाल सरकार ने केंद्र के फ्री राशन का केवल 1% राशन बांटा, लेकिन कोरोना के नाम पर करोड़ों में ये किट खरीदी, जिसमें चांसलर, तेल, तड़का, नमक, मुंशी हल्दी है। क्या है ये कंपनियां? किसको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं? ये क्या खेल चालू है? बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने ये ट्वीट कर कहा कि दिल्ली वालों के हक का अनाज भी खा गई केजरीवाल सरकार। आप सरकार की नाकामी की वजह से कोरोना ने दिल्ली में भयानक रूप ले लिया है। कमलनाथ की जब से कुर्सी गई है, उनके सितारे ठीक से काम नहीं कर रहे। जब भी कोई मुद्दा वे उठाते हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं। ताजा मामला यह है कि कमलनाथ के दिल में अभी भी मजदूरों को लेकर कुछ करने की लहरें उठने लगी। उन्होंने झट से शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख दिया कि वे प्रवासी मजदूरों की लिस्ट बताएं, सबका किराया दें। कमलनाथ की इस चिट्ठी से बीजेपी भड़क गई। कमलनाथ को जोरदार जवाब नरोत्तम मिश्रा ने दिया। उन्होंने कमलनाथ से ही सवाल पूछा कि मजदूरों को आने जाने का कोई पैसा दिया हो तो बताएं। केवल मीडिया में आने के लिए इस तरह का पत्र लिखते हैं, जब मैदान में निकलना था तब नहीं आए, अब क्या आओगे? उन्होंने आगे लिखा, कोरोना चिंता की बात है, घबराने की नहीं। यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना होता है और वो 3 दिन के अंदर अस्पताल पहुंच जाता है तो उसकी मौत नहीं होगी। सरकार ने महामारी से निपटने के लिए पूरे प्रबंध किए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने लिखा कि हमारा उद्देश्य है कि मौतें कम हों। प्रदेश में मरीजों के मिलने के साथ ही वे ठीक भी हो रहे हैं। मंत्री मिश्रा ने बताया कि अब तक 1 लाख मजदूर वापस आ चुके हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हर जिले में एक ट्रेन आए ताकि कलेक्टर को परेशानी न हो। साथ ही मध्य प्रदेश में रहने वाले 600 कश्मीरी छात्रों को भी वापस भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। ममता बनर्जी ने कोरोना के आंकड़े छुपाए, केंद्र से लिए राशन की कालाबाजारी होने दी। अब वही सब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार से इस बड़े झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली सरकार कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े छिपा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में 2 मई तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 64 और फिर 3, 4 और 5 मई को भी एक भी मौत नहीं होने की बात कही गई। मेडिकल बुलेटिन में 6 मई को यह आंकड़ा 65 और फिर 7 मई को 66 बताया गया। लेकिन हकीकत तो यह है कि दिल्ली में कोरोना से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एलएनजेपी अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक 4 मई को यहां 6 और 5 मई को 5 लोगों की मौत हुई। 3 मई को एलएनजेपी में एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई। यहाँ सभी मौतें अस्पताल में मेडिसिन वार्ड में हुई, जहां कोरोना के साथ अन्य बीमारियों से प्रभावित मरीज रखे गए। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार के 6 मई के हेल्थ बुलेटिन में कहा गया कि एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना से सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जेसी पासी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि सरकार का हेल्थ बुलेटिन क्या कहता है। हमारे अस्पताल में अब तक कोरोना से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि आखिर वे इस संख्या को कम क्यों बता रहे हैं। आप सरकार से ही पूछिए। खबर के मुताबिक इसी तरह राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 3 और 4 मई को कोरोना के साथ दूसरी बीमारी से ग्रसित एक मरीज की मौत हुई। इन दोनों मरीजों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी था। और इसी तरह 5 मई को एक मरीज को मृतावस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसके टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और इसी तरह मैक्स अस्पताल में भी 20 ऐसे मरीजों की मौत अप्रैल और मई में हुई जो कोरोना पॉजिटिव थे। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि मैक्स अस्पताल में कोरोना से सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान दिल्ली सरकार ने हर दिन होने वाले टेस्ट की लंबित रिपोर्ट्स के आंकड़े देना बंद कर दिया है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए कुल 26 लैब अधिकृत हैं। इनमें से 13 सरकारी और 13 निजी क्षेत्र की हैं। 29 अप्रैल तक सरकार दोनों ही लैब में टेस्ट और लंबित नतीजों के आंकड़े सामने रख रही थी, लेकिन अब सरकार ने सिर्फ वो आंकड़े देना शुरू कर दिया जो कोरोना के लिए चिन्हित अस्पतालों में भर्ती किए गए मरीजों के हैं।
पुलित्जर पुरस्कार को लेकर भारत में शुरू हुआ बवाल अब अमेरिका तक जा पहुंचा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी पत्रकारों को चोर कह दिया जिन्होंने अमेरिकी चुनावों में रूस के हस्तक्षेप से जुड़ी खबरें की थी। ट्रंप ने कहा कि जिन पत्रकारों ने रूसी जांच की कवरेज के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था उन्हें शर्म करनी चाहिए और पत्रकारिता का ये सर्वोच्च सम्मान अब लौटा देना चाहिए। बता दें कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस पूरे मामले में आरोपी पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन से इस मामले में सभी आरोप वापस ले लिए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि वे पत्रकार नहीं हैं, वे चोर हैं। वे सभी पत्रकार जिन्हें हम पुलित्जर पुरस्कार के साथ देखते हैं, उन्हें पुरस्कार लौटाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए क्योंकि वे सभी गलत थे। ट्रंप के अंदाज में ही NCIRT के पूर्व निदेशक JS राजपूत ने भी सवाल उठाए और राहुल गांधी को लपेटे में लिया। 3 भारतीय फोटोग्राफर्स मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद को इस बार पुलित्जर पुरस्कारों से नवाजा गया। NCERT के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत का कहना है कि अगर ये तीनों पुरस्कार स्वीकार करते हैं तो उन लोगों से पुरस्कार लेंगे जो देश की एकता पर आक्रमण कर रहे हैं, जो देश की अखंडता को मानते नहीं। जो संस्था ये पुरस्कार दे रही है वह कश्मीर को भारत द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र बता रही है। उसे भारत के किसी भी हिस्से के बारे में इस तरह की बात करने का कोई हक नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यही दायित्व है कि वो इस तथ्य को स्वीकार न करें, चाहे जिसको पुरस्कार मिले या न मिले। पुरस्कारों की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके फोटोग्राफर्स को बधाई दी। लेकिन यही राहुल गांधी उस वक्त कहां थे जब मुझे यूनेस्को ने प्रतिष्ठित जॉन एमोस कामेनियस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी। पुरस्कारों के ऐलान के बाद यूपीए सरकार ने यूनेस्को को पत्र भेजकर कहा कि प्रोफेसर JS राजपूत को पुरस्कार न दें क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान में वर्णित मूलभूत मूल्यों का उल्लंघन किया है। हालांकि इस पत्र के लिए यूपीए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फजीहत का सामना करना पड़ा, लेकिन सवाल यह है कि जिन तीनों फोटोग्राफर्स को पुलित्जर पुरस्कार मिला है उसे कांग्रेस क्या मानकर चल रही है, जो कश्मीर को भारतीय कब्जे वाला हिस्सा बता रहे हैं और पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही हैं।